आप थोड़ा पेशेंस रख के सीखेंगे तो उसमें मजा आएगा। और हाल फिलहाल अभी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन कभी कभार निकलता है, तो हमें उसको भी सीख लेना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप एवरेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आगे फिर इसके खत्म करते ही फिर स्टैट्स पढ़ना शुरू करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को स्वागत है क्लास में। आइए देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को समझो। कहते हैं द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद m इज n। 5 m से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याएं बोल रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। मतलब यह है कि m से अगर आप शुरू भी करोगे तो पहला नंबर m होगा, तो अगला m+1 होगा, उससे अगला m+2 होगा, उससे अगला m+3 होगा, उससे अगला m+4 होगा। आप कहेंगे हाँ सर यही तो हुआ, तो 5 संख्याओं में औसत बीच वाला नंबर होगा। तो बीच वाला नंबर यानी इसका जो एवरेज है वो कितना है मेरे बच्चे, n। अब कह रहा है अगर हम m+2 से ही आगे संख्याएं बढ़ानी शुरू कर दें, और कितनी संख्या बढ़ानी है, 6 संख्या लेनी है m+2 से, तो मेरे बेटा ये बताओ कि 6 संख्याओं में गैप कितना आ गया, 5। यानी छठी जो संख्या होगी वो इससे कितनी ज्यादा होगी, 5 गुना 1 यानी 5 ज्यादा होगी। तो अगर संख्या 5 ज्यादा है ना, तो इन 6 संख्याओं का औसत 5 से आधा 2.5 यानी नया औसत n+2.5 होगा। भाई एक बात समझो, आराम से समझो, बहुत कम बच्चों को पहले पढ़ी, मैं भी जानता हूं, समझने की कोशिश कर। m संख्याएं ना, सॉरी 5 संख्याएं m से शुरू हो रही है, और इसका औसत क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 5 संख्याएं तो औसत तीसरी संख्या होगी, तो पहली m है तो अगली m+1 होगी और उससे अगली m+2 होगी, यानी एवरेज होगा m+2, और इसी एवरेज m+2 होगा जिसकी वैल्यू है समझिए n। यहां तक की बात समझ में आई। अब कह रहा है इसके बाद अगर एक संख्या और शामिल कर देते तो एक योग बढ़ाते तो औसत 0.5 बढ़ता, अगर 2 संख्या बढ़ाते तो औसत 1 बढ़ जाता, 3 संख्या बढ़ाते तो औसत 3 का आधा बढ़ जाता। लेकिन कह रहा है कि इसके बाद 5 संख्याएं और ले रहे, कह रहा है यहां से शुरू होकर 6 संख्या ले रहे हैं, मतलब इसके बाद कितनी संख्या ले रहे हैं, 5। तो अगर 5 संख्या ले रहे हैं और हर संख्या में 1 बढ़ाओगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, एक्चुअल नंबर में अगर 5 का इंक्रीज होगा तो औसत में 5 का आधा मेरे बच्चे 2.5 का इंक्रीज होगा, औसत में 2.5 का इंक्रीज होगा, यानी नया औसत n+2.5 होगा, n+2.5 होगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा नया औसत होगा n+2.5। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, हाँ या ना, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट। फिर भी किसी भाई को अगर समझ ना आए तो कोई नंबर ले ले, मान लेते हैं 10 ले लेते हैं, 10, 11, 12, 13, 14। कह रहा जी 5 संख्याएं, जो मूर्ख है वो ऐसे समझे, पहला नंबर m है तो m की वैल्यू 10 होगी, तो कह रहा है इनका एवरेज है कितना, n, तो यानी n की वैल्यू आ गई 12। अब कहता है m+2 यानी 12 से शुरू होने वाली 6 संख्या, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 संख्या हमने शुरू कर दी। कह रहा है इनका औसत बताओ, तो इनका औसत क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 14.5 होगा, 14.5 होगा। तो अगर n की वैल्यू 12 है तो 14.5 को क्या लिख सकते हैं, 12 जमा 2.5, तो n की वैल्यू 12 तो n जमा 2.5 आंसर लिख दो। वरना ये मूर्खता का काम करना ही नहीं है, हमने सीधा ही सोचना है 5 संख्याओं का औसत, पहली संख्या m है तो औसत तीसरी संख्या होगी, तो तीसरी m+2 होगी, और उसी को नाम दे रखा है n। अब कह रहा है इसका 5 संख्याएं और इसमें शामिल कर दे, तो हर एक में गैप 1-1 बढ़ेगा, तो औसत में 2.5 का गैप आएगा, तो नया औसत n+2.5 होगा, सिंपल। देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, कहता x से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत a है। 5 लगातार संख्या है तो पहली x होगी, उससे अगली x+1, उससे अगली x+2। अगर 5 संख्याएं होंगी तो तीसरी संख्या ही तो औसत होगी, और उसी का नाम a है। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है, अगर पहली x है तो दूसरी x+1, तीसरी x+2, तो औसत तीसरा नंबर होगा वो x+2 है, और एवरेज का नाम दे रखा है a। अब कहता है इससे शुरू होने वाली 8 संख्याएं, यानी इससे अगली 7 संख्याएं और लेनी है, और हर संख्या में 1 का गैप, तो 7 संख्याओं में कितने का गैप, 7 का गैप। तो अगर मेरे बच्चे संख्याओं में 7 का गैप है तो आंख बंद करके कह दो कि औसत में 7 का आधा यानी 3.5 का गैप होगा, यानी नया औसत a+3.5 होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यार से आप इस सवाल को उड़ा देंगे, चुटकियों में 1-1, 2-2 सेकंड में आप सवाल को उड़ा देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? बहुत सारे भाई इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, ये तो सिर्फ टाइम पास के लिए दे रखा है। इसे पिछले सवाल में भी ये जो दे रखा है, ये जो कहानी थी ये टाइम पास के लिए थी, इसकी जरूरत ही नहीं है। m से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत n है, तो m+2 से शुरू होने वाली 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा। ये तो सिर्फ इतना समझने के लिए है कि जो 5 लगातार संख्याओं का औसत है ना, जो औसत है वही एक्चुअल में उसी औसत से ही अगली 6 संख्याएं ले रहा है, बस वो समझने का बिंदु और कुछ नहीं है इसमें। तो कोई बहुत तुरंत कहानी नहीं है, आसान सी चीज है। तो औसत आ जाएगा a+3.5, है ना। तो हम सीधा करेंगे 7 बढ़ रही है तो 7 का आधा 3.5, तो नया औसत a+3.5 हो जाएगा, बशर्ते जहां हमारा उन 5 संख्याओं का औसत है उसी से अगली 7 संख्या और ले ली हमने। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल में क्या करा, कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 38 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर। अगर मैं इस सवाल को डिटेल कराऊं तो ऐसे कह रहा है कि भाई 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, तो मान लीजिए ये x है तो ये x+2 होगा, ये x+4 होगा, ये ओड नंबर हो गया। तो कह रहा है इनका जो औसत है, तो इनका औसत क्या है, x+2। तो कह रहा है इन तीनों नंबर का जो योग होगा, तो तीनों नंबर का योग निकालेंगे, x 3x और जमा 4 और 2 6 आएगा योग। तो इन तीनों ही संख्याओं का जो योग है वो इनके औसत से यानी x+2 से 38 ज्यादा है। सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, आगे सोल्व कर देंगे आंसर, लेकिन ऐसे मत करिए।
अपने तरीके से बेसिक आता है, बहुत ही आसान तरीके से समझिए। कहता भाई द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 38 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं मान लीजिए इन 3 संख्याओं का एवरेज जो है, औसत जो है, 3 संख्याओं का जो औसत है वो 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट का मतलब एक्स मान रहे हैं हम, बहुत लोग एक्स मानेंगे, बहुत लोग यूनिट। 1 यूनिट मान लिया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर तीनों संख्याओं का औसत 1 यूनिट है तो योग कितना होगा? 3 यूनिट। आप कहेंगे हाँ, तो योग आया 3 यूनिट। योग आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3 यूनिट। बड़े आराम से समझना। मैंने मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने मान लिया इन 3 संख्याओं का एवरेज है 1, तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या हुआ? 3 यूनिट। एवरेज 1 है तो योग हुआ 3 यूनिट। एवरेज 1 मान लिया तो योग होगा 3 यूनिट। क्यों? क्योंकि एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा होता है आपका सम। तो 3 नंबर थे, 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 यूनिट आ गया। अब सवाल में खुद ही कह रहा है बाबू कि इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो इनके एवरेज से कितना ज्यादा है? 2 यूनिट ज्यादा है, जबकि एक्चुअल में कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। तो 2 यूनिट 50 तो 1 यूनिट 25, 1 यूनिट 25, तो इसका मतलब एवरेज है बाबू 25। एवरेज है मेरे भाई 25, एवरेज है 25। यही था ना, सॉरी 38 ज्यादा, माफ करिए 38 ज्यादा है, माफ करिए चाहता हूँ 38 ज्यादा है। तो 2 यूनिट 38 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 19, यानी एवरेज 19 है। और 3 संख्याओं में औसत क्या होगा? हमेशा बीच वाला नंबर होगा। तो 19 से छोटे वाला कितना होगा? 17, और 19 से बड़े वाला कितना होगा? 21। उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी 21। बहुत ही आसान है, बस प्यार से समझने की कोशिश करो मेरे तरीकों को, बहुत ही यूनिक ही तरीके हैं। आइए, कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, ये 5 संख्याएं, तो इनका जो एवरेज है मैं मान ले रहा हूं 1 यूनिट है। तो कहना है इन 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होगा भैया? तो सर एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा, 5 आंकड़े तो 5 यूनिट हो जाएगा। तो कह रहा है कि भैया इनका जो योग है वो इनके एवरेज से कितना ज्यादा है? 4 यूनिट, और एक्चुअल में कितना ज्यादा है सर? 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो भैया 1 यूनिट 10 आ गया। मतलब जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी, तीसरी संख्या होगी, वो आ गई 10। तो कह रहा है पहली संख्या ज्ञात करो। तो भाई 10 से पहले की 3 संख्याओं में 2 इसको हटा देंगे तो 2 गैप है, और हर गैप में कितना कम करोगे भैया? 2। तो 2 गैप में कितने की कमी होगी? 4 की। तो 10 में से 4 गया तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? 6। हाँ जी, बेसिक। आइए, कह रहा जी 8 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 8 संख्याएं, इनका जो एवरेज है मैं मान लेता हूं 1 यूनिट है। तो कह रहा जी इनका जो योग होगा वो क्या होगा? तो सर एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा, तो 8 यूनिट होगा। कह रहा है इन 8 संख्याओं का योग जो है वो इनके एवरेज से कितना ज्यादा है? 7 यूनिट ज्यादा, जबकि एक्चुअल में 91 ज्यादा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13। अब मेरे बच्चों लड़ाई करते हैं। लड़ाई क्या करते हैं? सर 8 संख्याएं, 8 संख्याएं, तो 8 संख्याएं हैं, तो 8 तो इवन है, तो कौन कौन सा होगा? 8 का था चौथी संख्या, फोर्थ और फिफ्थ, इनके बीच में औसत आएगा। तो जो फोर्थ नंबर होगा और जो फिफ्थ नंबर होगा इसके बीच में एवरेज आएगा, और एवरेज देखा है 13, तो यानी ये होगा 12 और ये होगा मेरे बच्चे 14, क्योंकि इवन नंबर है। तो कह रहा है अंतिम संख्या ज्ञात करें, मतलब बड़ी संख्या बताएं। तो टोटल 8 है, 8 में से 5 गया तो कितनी संख्या और बच गई? 3। तो आगे 3 गैप और जोड़ दो, तो हर एक में 2 का गैप, तो 3 में 6 का गैप, तो 14 और 6 20। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? 20। क्या मेरी बात समझे या नहीं? देखिए मेरे बच्चे सवाल को, कह रहा है भैया द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 50 मोर देन दैट। आराम से समझना, पहले डिटेल ही समझा दो। कहता है जी 5 क्रमागत संख्या है, ओड नंबर है, तो मान लीजिए पहला x है तो ये x + 2 होगा, ये x + 4 होगा, ये x + 6 होगा, एंड दैट इज x + 8। अब मेरे भाई कह रहा है, कह रहा है कि इन सबका एवरेज बताओ। तो एवरेज क्या होगा जी? x + 4, तो एवरेज होगा x + 4। तो कह रहा है जी जो एवरेज है वो इनमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे बच्चे? x + 8। कहता है इसके 3/5 से, इसके 3/5 से जो सबसे बड़ा नंबर, सॉरी, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 50 मोर देन 3/5 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़े नंबर के 3/5 से 50 ज्यादा है, लार्जेस्ट नंबर के 3/5 से 50 ज्यादा है एवरेज। तो सोल्व करते हैं भाई। देखो 5 से सबको गुना कर दो, तो ये 5x = 20, 5 से यहां गुना करोगे तो खत्म, और 5 को इससे करोगे तो आएगा 250। अब बचा यहाँ 3, 3 को गुना करोगे तो 3x = 24, तो यह आया 2x, और मेरे भाई ये 20 उधर जाएगा, माइनस का बचा 4, और यह आया 254। तो x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 2 × 2 = 27, 127। हाँ जी, तो कह रहा है जी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, 127। एक तो तरीका हुआ मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल को करने का, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इसे शॉर्ट में भी आपको समझा दूं, देखना ध्यान से। कहता है जी 5 संख्याएं, 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो कहता है इनका जो एवरेज है, एवरेज ये वाला नंबर होगा, वो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या के 3/5, तो बड़ी संख्या के 3/5 यानी बड़ी संख्या में 5 मान लूं मेरे बच्चों, तो इसका 3/5 कितना होगा? 3। तो औसत जो होगा वो 3 यूनिट से 50 ज्यादा होगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर बड़ी संख्या को मैं 5 यूनिट ले लूं तो जो एवरेज है वो इसके बड़ी संख्या के 3/5 यानी 3 से 50 ज्यादा है, यानी एक्चुअल में एवरेज इतना है और बड़ी संख्या इतनी है। आपने कहा ठीक है मान ली बात। तो भाई मुझे बताओ बड़ी संख्या और एवरेज के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे सर 5 यूनिट में से 3 यूनिट घटाया तो 2 यूनिट और -50, यानी सर एक्चुअल में बड़ी संख्या और एवरेज के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट -50 है, 2 यूनिट -50 मान ली सर बात है। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस इससे इसके बीच में कितना है? तो आप कहेंगे सर देखो 1 गैप 2 गैप,
हाँ जी, ओड नंबर थे तो हर एक के बीच का डिफरेंस 2 था, तो 2 में कितना डिफरेंस हुआ 4। तो इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा 4। इस यूनिट वाइज से खेलें तो हमारे हिसाब से डिफरेंस आ रहा 2 माइनस 50, 2 यूनिट माइनस 50, जबकि है ये डिफरेंस कितना 4। तो 2 यूनिट 50 उधर जाएगा 54। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी 27। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लगे तो आप इसे 5x मान लें, इसे 3x मान लें, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 50, और जबकि डिफरेंस कितना है 4 का। तो 2x 50 54, तो 1x की वैल्यू 27, ऐसे समझ लीजिए। अब मेरे बेटे अगर x की वैल्यू 27 है तो 27 दी है 81, 81 में 50 जोड़ेंगे 131, तो ये नंबर है 131। और ये नंबर क्या होगा 2 गैप, तो 2 गैप कम, तो यानी हर गैप में 2 की कमी, तो यानी 4 कम, तो 131 में 4 गया 127, ये नंबर होगा 127, 127। आइए मेरे भाई, कह रहा लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत, ये लगातार 3 संख्या है, इनका औसत इनमें सबसे बड़ी संख्या के 1/3, तो बड़ी संख्या मान लेता हूं 3x है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो जो औसत है उसका 1/3 यानी x से 52 अधिक है। तो मेरे बच्चे एक बात मुझे बताओ, इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना? तो भाई बड़े में छोटा घटाओगे तो आएगा 2x माइनस 52, जबकि एक्चुअल में ये डिफरेंस है कितना सिर्फ 2 का, तो ये आएगा 2x बराबर 54, और x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी आएगी, ये आएगी कितनी 27। तो मेरे भाई ये जो नंबर है 27 जमा 52, 27 जमा 52 जोड़ोगे 7 2 9 5 2 7 79। तो कह रहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो 79 से 2 घटाएंगे 77, यानी ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी 77। कितनी होगी मेरे भाई 77। हाँ जी, सम संख्याएं हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ द फिफ्थ नंबर एंड द फर्स्ट नंबर इज 8। देखिए यार इस बात का कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर उसने कह ही दिया कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो 4 गैप आएंगे, 4 दूनी 8 ही डिफरेंस होना, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी कि 5वें नंबर और पहले नंबर के बीच का डिफरेंस 8 है। बट आपकी मदद के लिए लिख दिया, यदि 5वीं संख्या और पहली संख्या का अंतर 8 है, यानी मेरे बच्चे कुल मिला के 5 संख्याएं हैं, तो ये तय है कि अगर पहली संख्या a होगी तो 5वीं संख्या a + 8 होगी। अगर वो ना भी देता तो भी आप ऐसे ही मानते। अब कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग 5वीं संख्या से 6 अधिक है, पहली और दूसरी। कहता है इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 5वीं संख्या से 6 अधिक है, यानी ये a + 8 है तो ये a + 14 होगा दोनों का योग। ये a + 8 है तो ये योग कितना होना चाहिए a + 14, ये a है ही, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 14, यानी दूसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गई 14। बड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को। कह रहा है 5 संख्याएं हैं, पहली संख्या a है तो आखिरी संख्या a + 8, दोनों का मतलब 5, इनका संख्या का पहली और आखिरी का अंतर 8 होगा। पहली संख्या a है तो 5वीं संख्या a + 8। अब कह रहा है पहली दो संख्याओं का जो योग है वो 5वीं संख्या से 6 ज्यादा है, तो ये a + 8 है तो ये 6 ज्यादा a + 14 हो गया, मतलब ये 14 नंबर होगा, ये a है तो ये 14 नंबर। अब मेरे बेटे ये बताओ 5 संख्याएं हैं तो एवरेज कौन सा नंबर होता है? तीसरा। ये 14 है तो अगला नंबर क्या होगा 16। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए मेरे बाबू 16, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 16 आंसर आना चाहिए। आइए, कहता है 7 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 7 कंजुगेटिव नंबर है तो 6 गैप हुआ 6 दूनी 12, तो पहला नंबर a होगा तो 7, 8वां नंबर जो होगा a + 12 ना 7वां नंबर a + 12, और उसने दे भी रखा है मेरे भाई इनका गैप 12, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा पहली दो संख्याओं का योग अंतिम संख्या से 3 ज्यादा है। कह रहा पहली और दूसरी इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो इससे 3 ज्यादा है, तो a + 12 से 3 ज्यादा, 3 जोड़ेंगे तो a + 15, तो इनका योग a + 15 आना चाहिए। ये a है तो ये नंबर क्या होगा 15, तो दूसरी संख्या आ गई 15। अब कह रहा जी औसत बताओ, संख्या कितनी है 7, तो औसत कौन सा होगा 7 में 1 जोड़ा 8 यानी चौथी संख्या, तो दूसरी 12 है ना दूसरी 15 है तो तीसरी 17 होगी, उससे अगली 19 होगी, तो औसत आएगा 19। वैसे भी आपको देखना था 2 और संख्या बढ़ानी, तो 2 गैप 2 दूनी 4 बढ़ाना है, 15 4 19। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज कैलकुलेटेड। कहता है किसी नंबर के पहले 10 मल्टीपल हमने कैलकुलेट किए, किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर हो सकता है। इफ 2 मल्टीपल आर रिमूव फ्रॉम द लास्ट, और कह रहा आखिरी के 2 मल्टीपल हमने हटा दिए सॉरी, व्हाट इज द रेंज ओवर विच द एवरेज कैन स्विंग विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल एवरेज। तो कहता है आरंभिक जो औसत है उसके हिसाब से कितना झूल जाएगा औसत, मतलब कितना फ्लक्चुएट करेगा। कह रहा भाई किसी भी नंबर के हमने पहले 10 मल्टीपल लिए, तो यार किसी भी नंबर के लेने हैं तो मैं क्यों ना एक के ले लूं, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक के 10 मल्टीपल ले लूं तो पहला मल्टीपल 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, तो अगर आप ऐसे मल्टीपल लेंगे तो 10वां मल्टीपल क्या हो जाएगा 1 ढाई 10, ये हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं कि भाई मुझे इसका औसत निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे सर ये तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो गया, तो इसका औसत क्या होगा? सर आंसर होता है एवरेज निकालने का n+1/2, तो 10 नंबर है 10 और 11/2 यानी 5.5। भाई मेरी बात दोबारा समझो, सवाल ने ये कहा कि किसी भी नंबर के पहले 10 मल्टीपल लेने, तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैं जबरदस्ती बड़ा नंबर क्यों लूं? मैं एक ही ले लूं कि 1 के 10 मल्टीपल 1 1 कम 1 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 ढाई 10। अब मुझे 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत निकालना है, तो ये तो n नेचुरल नंबर हो गए, n नेचुरल नंबर का एवरेज होता है n+1/2 यानी 5.5। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है
कि मैंने इसमें से भैया आखिरी के दो रिमूव कर दिए, यानी 9 और 10 हटा दिए तो बचे कितने 8। तो इनका औसत निकालो, तो ये n नेचुरल नंबर हो गए, इनके एवरेज निकालेंगे n+1/2, तो 8 जमा 1/2 यानी 4.5। तो औसत हो गया मेरे बच्चे 4.5। कह रहा कितना फ्लक्चुएशन हो गया भाई, तो 1 का फ्लक्चुएशन हो गया। तो 1 की कमी है 5.5 में, तो कह रहा कितना परसेंटेज। बाबू पॉइंट हटाएंगे 10 लिखेंगे, 5 दूनी 10, 5 11 50, 1/11 कितना होता है 9 से 1/11, 2/11 हो जाएगा 18 से ही 2/11%, यानी लगभग 18.18%। ऑप्शन डी। ऐसे जब भी सवाल आए तो बेसिक डाटा पे ले जाए। आइए मेरे बच्चे, कह रहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 179 मल्टीपल ऑफ 279, कहता है 279 के पहले 179 मल्टीपल लेने हैं, 279 के पहले 179 मल्टीपल लेने हैं। फिर हमने इनका औसत निकाला, बाद में हमने क्या किया कि अगर पहले वाले 5 हटा देते हैं, पहले वाले 5 हटा देते हैं तो भैया औसत में कितने प्रतिशत का स्विंग हो गया, यानी औसत कितना चेंज हो जाएगा। देखो आप औसत ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई 1 से 10 के बीच का गैप कितना है 10, 1 से 10 के बीच का गैप कितना है 10, वैसे भी सिखाया मैंने, पर इसी सवाल से लाता हूं। एक बात बताओ, हम परसेंटेज निकालना है तो 279 डाटा क्यों ले, यानी 279 के मल्टीपल क्यों ले, हम किसी के भी मल्टीपल ले सकते हैं। और ये बात आप भी जानते हैं कि 279 के मल्टीपल लेना और फिर से सोल्व करना महारत हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि आखिर में अगर परसेंटेज पूछा हो, रेशियो पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, कंपैरिजन है, तो कोई भी कंपैरेटिव वैल्यू आप उठा सकते हैं। तो आपको बस ये सोचना है यहाँ पे कि भैया हम 279 के नहीं, 279 के नहीं, वन के 179 मल्टीपल ले लेते हैं, 1 के 179 मल्टीपल लेते हैं। एक एकम, एक एक दूनी 2, एक तिया 3, एक चौक 4, एक पांचे 5, एक छके 6, एक के ले लेते हैं मल्टीपल 179। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं कि यार इसका मुझे एवरेज निकाल के बताओ क्या होगा, तो आप औसत निकाल सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे आसानी से निकल जाएगा औसत। कैसे निकलेगा भैया औसत, तो सर तरीका ये होगा कि 1 से लेके 179 तक का निकालना है, तो n+1 तो 179 जमा 1 बटे 2, 180 बटे 2 90, यानी इनका औसत आएगा मेरे बच्चे 90, इनका औसत आएगा मेरे भाई 90, इनका औसत आएगा 90। अब कह रहा है यदि पहले 5 नंबर हटा दें, यानी 1 2 3 4 5 हटा दे, तो कहां से चालू करोगे 6 से, 6 7 8 कहां तक भाई 179। कहता जी इनका औसत निकालो। अब मेरे भाई इनका औसत निकालो। मेरे बेटे औसत निकालने का तो एक बेसिक तरीका है, अगर कंजुगेटिव नंबर हो तो पहला और आखिरी के जोड़ का आधा, तो 179 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 9 से 15 185। अब भाई 180 का आधा करते तो 90 और 5 का आधा करोगे 2.5, यानी इनका औसत आया 92.5। तो मेरे बच्चे जो औसत पहले 90 था 92.5 आया, तो औसत में कितना इंक्रीज 2.5 का। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 2.5 का इंक्रीज किस पे 90 पे, तो 100 पे कितना परसेंटेज आ रहा है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ बेटा, सिर्फ एक बात सुनो, अगर यहाँ 90 की जगह 100 लिखा होता तो आंसर 2.5% हो जाता। आप कहते हैं हाँ सर 2.5% हो जाता, बिल्कुल। लेकिन 90 से अगर बड़ी वैल्यू लिखी है ना, 90 मतलब 100 से अगर छोटी वैल्यू लिखी हुई है तो उत्तर 2.5 से बड़ा ही आएगा। हाँ जी, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, फिर से समझाता हूँ, मेरी बात को समझना, ये परसेंटेज का बेसिक फंडा है और कुछ नहीं। भाई अगर 90 की जगह 100 लिखा होता तो 100 पे कोई चीज परसेंटेज हो जाती। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अगर ये 90 की जगह 100 होता तो ये 2.5% आता, अगर ये 100 से छोटा है तो उत्तर 2.5% से बढ़ाएगा। 2.5 से बड़ा क्या लोगे 2.77। लेकिन आपका सवाल हो सर हम 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, 4 भी, 5 भी, ये भी तो ले सकते थे, ये क्यों नहीं लिया, ये भी तो ले सकते थे। तो मेरे बेटे थोड़ा सा परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। अगर मैं यहां 9 लेता हूं, 90 का 10% क्या होगा, तो आप कहेंगे 9, और 1% क्या होगा 0.9, तो 0.9 अगर 1% है, 1% की वैल्यू 0.9 है, तो अगर मैं 3% लेता हूं तो क्या आ जाएगा 9 3 2.7, जबकि यहां है क्या 2.5, यानी आंसर 3% से कम रहेगा, और 3% से कम क्या है ऑप्शन बी। समझे कि नहीं। आइए मेरे बच्चे, बेसिक सा सवाल लिया है, कहता है ए सम ऑफ 8 कंजुकेटिव इवन नंबर ऑफ सेट ए इज 376। कहता है एक सेट ए है, सेट ए की कहता है 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 376 है, तो 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 376 है, तो एवरेज क्या होगा भाई, भाग देंगे, तो 8 चौक 32, 8 7 56, तो औसत होगा भैया 47, यानी सेट ए का एवरेज आया 47। अब कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 5 कंजुकेटिव नंबर, ये कंजुकेटिव है यानी नेचुरल नंबर, ऑफ डिफरेंट सेट, कहता है एक और डिफरेंट सेट लेना है, जो डिफरेंट सेट लेना है इसका नाम मैं डी रख दे रहा हूं, और कहता है हमें इनका सम निकालना है, हुज लोएस्ट नंबर इज 15 मोर देन द मीन ऑफ सेट ए। कहता है सेट ए का जो मीन आया यानी जो एवरेज आया इससे 15 बड़ा है इसकी लोवेस्ट वैल्यू, तो 47 में 15 जोड़ा मेरे बच्चे, तो 7 5 12, 4 1 5 1 6, तो सबसे जो छोटा टर्म है वो 62 है। और कह रहा है नंबर कितने हैं इसमें 5, सेट डी में 5 नंबर है, तो 5 नंबर में एवरेज कौन सा होगा, तीसरा नंबर, तो 62, दूसरा 63 और तीसरा 64, तो यानी इनका जो औसत होगा इन 5 नंबर का वो होगा 64, एवरेज आएगा 64। तो बाबू कह रहा है इन 5 नंबर का जोड़ बताओ, तो 5 से गुना करेंगे, एवरेज इंटू 5 इज सम, 5 20, 5 30 और 3 2 32, 30 और 2 32 है, ये ऑप्शन। तो मेरे बच्चे 320 आपका सही आंसर। हाँ जी।
आइए मेरे बच्चे, कह रहा था एवरेज ऑफ 35 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, पर मुझे इससे पहले एक बात सिखानी है आपको। वो ये मेरे बच्चों, मान लीजिए मैंने कोई भी कंजुगेटिव नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 5, 6, 7, 8, 9। ध्यान रखना, मैंने कोई भी नंबर ले लिया लेकिन कंजुगेटिव नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, कोई भी कंजुगेटिव नंबर ले लिया। अब इनके पीछे की कहानी मेरा बेटा ये है कि मैं इनका एवरेज निकलवाना चाहूं तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे एवरेज आया 7। एवरेज आया मेरे बच्चे 7। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार मैंने क्या किया है, इसकी पहली दो एक संख्या हटा दी और इसके अगली एक संख्या जोड़ दी, तो ये 6 था, 7 था, 8 था, 9। मैंने पहली हटा दी और अब मैंने एक और ले ली, तो वो कितनी होगी 10। तो कह रहा जी मेरा नया औसत बताओ क्या होगा, तो मेरा नया औसत हो जाएगा 8। हाँ जी मेरे बच्चों, मैं कहूं कि यार मैंने क्या किया, तो आपने देखा कि अगर एक संख्या पहले से हटाऊं और एक संख्या अगली बढ़ा दूं तो औसत में भी एक ही बढ़ता है, ठीक है जी। अगर मैं सवाल को ऐसे पलट दूं कि भाई पहली दो संख्या मैंने हटा दी, तो ये आया 7, 8, 9। दो संख्या मैंने हटा दी और अगली दो संख्या शामिल कर दी 10, 11, तो नया औसत क्या हो जाएगा 9। तो मेरा बच्चे मेरा औसत भी 2 बढ़ जाएगा, औसत भी 2 बढ़ जाएगा। क्या फंडा समझाया मैंने, कहा कंज्यूकेटिव, कंज्यूकेटिव नेचुरल नंबर हो, कुछ ना लिख रखा हो तो नेचुरल नंबर ही होता है। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो मेरे प्यारे बच्चों, क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो, क्रमागत प्राकृतिक अगर संख्याएं हैं और n नंबर हो, n नंबर हो, n संख्याएं हो और इन n संख्याओं का एवरेज a है, इन n संख्याओं का एवरेज क्या है a। ध्यान देना, अगर मेरे बच्चे में शुरुआत से 3 संख्याएं हटा दूं और इसके आगे 3 ही संख्याएं जोड़ दूं तो नया औसत मेरा a+3 हो जाएगा। ध्यान, अगर मैं शुरुआत से 100 संख्याएं हटा दूं, शुरुआत की 100 आखिरी 100 संख्याएं जोड़ दूं, इसमें अगली 100 संख्याएं जोड़ दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा नया औसत भी a+100 हो जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं, बस इतनी सी बात है समझने की और कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी अगर n नंबर का एवरेज a है और मैं शुरुआत की 5 संख्याएं हटा दूं और 5 अगली संख्याएं जोड़ दूं तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा। बस इतना ही समझना और कुछ है ही नहीं मेरे दोस्त। आइए, कह रहा है 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है, 35 संख्याएं उनका एवरेज है n, ठीक है। अब कहता है पहली 10 संख्याएं छोड़ दो और अगली 10 संख्याएं शामिल कर दो, अगर ऐसा होगा तो नया औसत क्या हो जाएगा n+10। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। यही तो कह रहा है भाई 35 संख्याओं का औसत n है। अब कह रहा है पहली 10 हटा दो और अगली 10 जोड़ दो तो औसत n+10 हो जाएगा, और वो यही कह रहा है ऐसा कर दोगे तो नया औसत m आ जाएगा। यानी n+10 का ही नाम वो m दे रहा है। क्या दे रहा है मेरे बच्चों, m दे रहा है। यानी n और m के बीच का जो अंतर है वो 10 है और कुछ नहीं है। बोलो भाई बात समझे कि नहीं समझे, अरे बोल दो भाई, अगर नहीं समझे तो समझाता हूं। अब उसने कहा कि m² - n² बराबर है 600। देखो दो तरीके, या तो m की जगह आप n+10 रख दो, तो n+10 रख दोगे यहां और इसका वर्क करोगे तो n² आएगा, 100 आएगा, जमा 10 दूनी 20n आएगा, माइनस n² आएगा बराबर 600। n² से n² निपटाया 20n, 600 में से 100 हो गया 500, 20 से काटोगे तो भैया n की वैल्यू आ गई 25, यानी ये नंबर है 25 और ये नंबर 25 होता है 35, और इसी की तो वैल्यू पूछी थी आपसे, तो आंसर होगा 25 और 35, ऑप्शन ए। ये इक्वेशन उसने खुद ही दी कि m² - n² की वैल्यू 600 है, तो उसका इस्तेमाल मैंने कर दिया। अगर मैं पहली 10 हटा रहा हूं और अगली 10 जोड़ रहा हूं तो मेरा औसत भी 10 बढ़ जाएगा। इतना ही कॉन्सेप्ट पकड़ना था यहां से। देखो सॉरी यार, इसमें एक चेंज कर लेना, या चेंज ये कर लेना कि m की वैल्यू 35 और n की वैल्यू 25 और उसने पूछा m तथा n बताओ, m तथा n बताओ, यानी m की 35 और n की 25 है, तो आंसर होगा 35, 25, 35, 25। ऑप्शन बी आपका ठीक आंसर, ऑप्शन बी ठीक आंसर। आइए यार, सवाल में कह रहा था एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट इन ऑफ ए क्लास इज 60। कहता है 10 बच्चों की क्लास का औसत अंक 60 है। इफ द स्कोर ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड, द एवरेज स्कोर एट द रिमेनिंग स्टूडेंट फॉल्स बाय 5। देखो यार दोस्त, कहता है 10 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 6 3 और 1 10 बच्चे। कह रहे इन 10 बच्चों की क्लास का जो औसत है वो 60 है। अब सवाल में मेरे बाबू ये कह रहा था कि अगर पहले 5 को यानी टॉप 5 को हटा दे, जो सबसे ज्यादा नंबर लाए, तो शेष विद्यार्थियों के औसत में 5 की कमी आ जाती है। मतलब इन 5 बच्चों का जो औसत है वो 60 की जगह 55 हो जाता है। आपने कहा ठीक रिपोर्ट है सर, 55 हो जाता है। अब अगली लाइन में कह रहा है द पास मार्क्स वाज 40 एंड द मैक्सिमम मार्क्स वाज 100, यानी अधिकतम 100 आ सकता है, पास होने के लिए 40 चाहिए। और ये भी पता है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं, यानी सारे पास हुए। इफ ईच ऑफ द टॉप 5 स्कोर हैड डिस्टिंक्ट इंटीग्रल स्कोर, और ये भी है कि जिन 5 बच्चों को जो सबसे जिनके ज्यादा नंबर है उनके सबके अलग अलग स्कोर आया, मतलब किसी का भी सेम नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि भाई जो अधिकतम स्कोर है यानी जो टॉपर है उसके मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं, मेरा सवाल है। देखिए ये टॉप 5 बच्चे हैं, ये पहली पोजीशन पे रहा होगा, ये दूसरी पे रहा होगा, ये तीसरी पे रहा होगा, ये चौथी पे रहा होगा, ये पांचवी पे रहा होगा। कहने का मतलब सवाल का यहाँ पे ये है कि किसी भी सूरत में पांचों में ऐसी कोई कहानी नहीं है कि पांचों के नंबर सेम हो, पांचों के नंबर अलग अलग है, डिफरेंट है। अब पांचों के नंबर डिफरेंट है तो ये बताओ कि मैक्सिमम इसके कितने नंबर निकाल आ सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स पूछे, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स।
पॉसिबल मार्क्स पूछे, अधिकतम संभव नंबर इस टॉपर के पूछे कि भाई जो टॉपर है उसके अधिकतम कितने नंबर आ सकते हैं। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है। आप दिमाग की एक्सरसाइज कराइए कि भाई टॉपर जो बच्चा है मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स उसके कितने आ सकते हैं। तो मेरे बेटे एक बात बताइए, ये 5वीं पे तो इसका दिए 6ठी पे रहा होगा। हाँ जी, अगर इनका औसत 55 है और मेरे बच्चे इनका जोड़ भी मेरे पास फिक्स है, भाई अगर इनका औसत 55 है तो उनका 60 है तो इनका कितना रहा होगा, 65 रहा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, 65 रहेगा। अब मेरे बच्चे 65 है तो 65 5 बच्चों का ही हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 बच्चों के टोटल नंबर कितने होंगे, 325। यानी 325 नंबर में मुझे इस बच्चे के मैक्सिमम नंबर देने। अगर मैं इस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर देना चाहता हूं, 325 में इस बच्चे को सबसे ज्यादा नंबर देना चाहता हूं, तो इनको मुझे कम कम नंबर देने। भाई एक बात समझो, मेरे पास 40 रुपए है और 40 रुपए को मुझे 3 बच्चों में बांटना है, ए बी और सी में, ए बी और सी में। मैं चाहता हूं कि सी को मैक्सिमम पैसे दो और 40 रुपए बांटना है। तो फिर क्या होगा, मैं सी को 40 दे देता हूं, इनको 0 इनको 0। लेकिन आप कहना ऐसा भी नहीं करना सर, इनको भी कुछ ना कुछ देना है, लेकिन यह भी तय है कि इससे ज्यादा इसको मिले और सबसे ज्यादा इसको मिले। तो क्या तरीका होगा, तो सर फिर मिनिमम हम इसे रुपए में ही अगर बांट रहे हो तो इसे 1 रुपए दे देंगे, इसे 2 रुपए, क्योंकि 1 रुपए से कम नहीं दे सकते। पैसे की बात नहीं करो, मैं रुपए की बात करूं। 1 रुपए से कम नहीं दे सकते, इसको इससे ज्यादा देने तो 2 दे देंगे। तो इसे कितने देंगे, तो 40 में से 2 रह गए 3, यानी इसे देंगे मेरे बच्चे 37। हाँ जी, ऐसे ही यहां की कहानी है। कहता है ये टॉपर है, 325 में से इसको सबसे ज्यादा नंबर देने, लेकिन इनको 0 नहीं दे सकते, इनको 0 नहीं दे सकते, इनको कुछ ना कुछ नंबर देने पड़ेंगे। तो जितने कम नंबर में इनको दूंगा उतने ही ज्यादा मैं इसको दे पाऊंगा। लेकिन मुझे यह बात भी पता है कि भैया जो 5वीं पोजीशन वाला है उसके मुझे सबसे कम नंबर देने होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इसको दूंगा, इससे ज्यादा इसको दूंगा, इससे ज्यादा इसको दूंगा। यह सवाल का बेस है, आत्मा है, अगर आप समझ पाए तो। अगर सवाल की आत्मा को आप समझ पाए, जान पाए तो यह सवाल की आत्मा है मेरे बच्चे। अब इसको आप सबसे कम देना चाहते हैं तो यह भी तय है कि इसको जो सबसे कम देना चाह रहे हैं तो हर हाल में इससे तो ज्यादा ही देने पड़ेंगे। तो हमें यह कोशिश करनी है भाई जो 6ठी पोजीशन पे रहा होगा उसके मिनिमम टू मिनिमम कितने नंबर दे सकते हैं। ये समझाने से ज्यादा समझने का सवाल है कि भाई 6ठी पोजीशन को कम से कम कितने नंबर बांटे जा सकते हैं। आप कहोगे सर 6ठी पोजीशन को 55 से कम नंबर नहीं दे सकते, 6ठी पोजीशन वाले को 55 से कम नंबर नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि सर सबका मुझे औसत 55 चाहिए, तो ये हो सकता है कि मैं सबके 55 बांट दूं, 55 बांट दूं नंबर। केवल यही एक स्थिति है जहां ऐसा सीन पॉसिबल है। अदरवाइज आप ये देखो कि 5 नंबर है और अगर आपको एवरेज 55 दे रखा है और इसे 55 से कम करूंगा तो ये आंकड़े 55 से एक ज्यादा 56 हो जाएगा, ये उससे एक ज्यादा 57 हो जाएगा अगर मैं यहां एक एक घटाऊंगा तो यानी ये जो आंकड़ा है ये 6ठी पोजीशन वाला, इसको 55 से कम नंबर नहीं दे सकते। अगर आपके मन में कुछ भी आंकड़े आते हैं तो ध्यान रखना ये 7th पोजीशन पे है, ये 8th पोजीशन पे, ये 9th पोजीशन पे, ये 10th पोजीशन पे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसको 0 नंबर दे देते 6th पे थोड़ी रह जाएगा, फिर ये तो 10th पे आ जाएगा। चर्चा इस मुद्दे की है। तो मेरे भाई इसे मैक्सिमम टू मिनिमम 55 दे सकते हैं और इसे हर हाल में 56 ही देने होंगे, इसे 57 देना होगा, इसे 58 देना होगा, इसे 59 देना होगा। इन चारों को इससे कम नंबर नहीं बांटे जा सकते। अगर आपके पास कोई विकल्प है तो खुद रखिए और फिर इन स्थिति को चेक करिए कि 1 से 10 तक को रैंक मेंटेन भी हो, है ना। अब उसने कहा था टॉप 5 के अलग अलग नंबर है, तो यहां तक तो मान लिया अलग अलग, लेकिन इधर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, जो मर्जी, लेकिन मुझे तो मिनिमम लेना था तो 55 है। अब भाई 325 में से 56 57 58 59 घटाएंगे तो जो बचेगा वो ये आएगा। अगर आप देखें ध्यान से तो यही सोचो कि औसत कितना होना चाहिए, 65, है ना। आप जोड़ भी ना निकाले तो औसत से आ जाएगा। इन 5 आंकड़ों का औसत 65 होना चाहिए। कितना कम है भाई, 9 कम है, ये 8 कम है, ये 7 कम है, ये 6 कम है, तो जोड़ेंगे थे 9 और 8 17, 17 7 24, 24 और 6 30। तो अगर ये 30 कम है, ये 30 कम है तो इसे 30 ज्यादा कर देंगे, तो 65 और 3 30 95, यानी इसे हम अधिकतम 95 नंबर दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो मेरे बच्चों इसका आंसर होगा 95 से ज्यादा नंबर नहीं दे सकते। मैं जानता हूं बहुतों को दिक्कत आ रही होगी इसमें, तो इसका एक उपाय समझने का, आप अपनी मर्जी से कोई भी डाटा रखो और फिर ये देखो लैंग्वेज में कहां कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, खुद से उत्तर की जांच करो तो समझोगे। देखिए मेरे बच्चे 4 लगातार विषम प्राकृतिक संख्या है, 4 कंजुगेटिव ओड नंबर है, तो 4 कंजुगेटिव ओड नंबर का एवरेज जो है वो मान लीजिए ए है और फिर 3 कंजुगेटिव इवन नंबर है और कह रहा है कि इनका जो एवरेज है, द एवरेज ऑफ 4 कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर इज 8 लेस देन द एवरेज ऑफ 3 कंजुगेटिव इवन नंबर। कहता है इनके औसत से इनका औसत 8 कम है, तो यानी ये औसत ए प्लस 8 ले लो तो ये वाला औसत हो जाएगा मेरे भाई ए। 4 क्रमागत विषम संख्या है, ये 4 क्रमागत सम संख्या है, तो कह रहा है इनका जो औसत है उससे 8 कम है, तो इसका औसत ए है तो इनका ए प्लस 8 लेना होगा, तभी तो ये वाला 8 कम होगा। तो मेरे भाई इनका योग बताओ कितना हुआ इनका, तो आप कहेंगे 4 है। कैसे भाई, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा। इनका योग बताओ तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा, 3 आंकड़े तो 3 है जमा 24। अब सवाल में ये कह रहा है इफ द सम ऑफ दीज 3 इवन नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ अबव 4 ओड नंबर, कहता है इनका योग इनके योग के बराबर है। सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू 24 आ गई। देन द एवरेज 4 ओरिजिनल ओड नंबर, तो इनका औसत बताओ, 4 विषम संख्याओं का इनका ए था तो ए की वैल्यू आ गई 24। तो आंसर भी बहुत ही सिंपल है, बस लैंग्वेज को लपेटा है, जलेबी बनाई है।
द एवरेज ऑफ एनी 2044 रियल नंबर इज जीरो। कहता है 2044 संख्या है, 2044 संख्या है, इनका औसत जीरो है। तो इसका मतलब 2044 संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप कहेंगे सर वो होगा 0 इंटू 2044, तो जीरो ही आया। तो मेरे बच्चे 2044 संख्याओं का योग मुझे जीरो लाना है। तो कह रहा है अधिक से अधिक इसमें कितनी ऋणात्मक संख्याएं हो सकती है, मैक्सिमम कितनी नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे मैक्सिमम लेने तो सबको ही नेगेटिव ले लेते हैं, 2044 के 2024 44 सारे नेगेटिव, लेकिन फिर जीरो नहीं आएगा। तो क्या करो 2043 नेगेटिव ले लो, और जो एक नंबर आया वो एक नंबर पॉजिटिव ले लो, और उसकी वैल्यू क्या करो, किसके बराबर ले लो, इन सारे 2043 नेगेटिव नंबर के बराबर। तो जोड़ करोगे जीरो, सेट हो जाएगा। तो अधिकतम ऋणात्मक संख्या कितनी हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों? 2043, 2043। हाँ जी, देखो जी, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्या है, 5 इवन नंबर और 5 ही क्रमागत ओड नंबर, इन सब का एवरेज 39.5 है। यदि दी गई 5 सम संख्याओं, इनका औसत कहता है जी 40 है, तो इनका औसत बताइए क्या होगा। तो बड़ा ही आसान है, बेसिक टाइप है, होना चाहिए 39.5 है, 40 कितना ज्यादा है? 0.5। 0.5 कितने नंबर पे? 5 पे, तो 2.5 ज्यादा है। अगर ये 2.5 ज्यादा है तो इसे 2.5 कम करना होगा, कितनों पे? 5 पे, तो 0.5 की कमी। और मूर्खों, इतने पढ़ चुके हो, ये बात समझ ही गए। अगर ये 5 आंकड़े, यहाँ पे 5 आंकड़े, तो बताया था आंकड़ों का अनुपात ले लो 1:1, यानी एक आंकड़ा इधर है, एक आंकड़ा इधर। तो अगर यहाँ 0.5 ज्यादा था तो यहाँ 0.5 घटाना है, तो 39 पॉइंट से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 39। सीधा आंसर वर्बली ही कर दोगे, आंकड़ों का बताया था ना, उससे निकालते तो रेशियो ले सकते हैं, सिंपल। तो कह रहा भाई 22 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25.5 है, 25.5 है। यदि दी गई 11 सम संख्याओं, 22 में से 11 सम संख्याओं का औसत 16 है, तो बाकी 11 का औसत क्या होगा? तो देखो यार, रेशियो लोगे तो 1:1। तो ये देखो, ये 25.5 से कितना कम है? तो ये है सर 9.5 कम। तो बेटे अगर ये 9.5 कम है ना, तो ये 9.5 ज्यादा होगा औसत से। तो 25.5 में 9.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 35। तो इनका औसत आएगा मेरे बच्चे 35। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अब मेरे बच्चे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस में एक सीरीज होती है जीपी, जिसे हम कहते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। कल प्रोग्रेशन हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं मेरे बच्चों गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ 5, फिर मैंने लिखा 15, फिर मैंने लिखा यहाँ 45, फिर मैंने लिखा 135। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ हर एक टर्म का रेशियो सेम, ये 3 गुना, ये 3 गुना, ये 3 गुना। तो इसे हम कहते हैं रेशियो आर। और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? A2/A1, 15/5, यहाँ तक 3, ये कॉमन रेशियो होता है। और इसमें सम ऑफ एन टर्म अगर पूछा जाए तो उसका सूत्र होता है A × r⁻n−1/r−1। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, आर का मतलब कॉमन रेशियो। इसके ऊपर सवाल पूछा हुआ है, कहता भाई एन संख्याओं का औसत ए है। एन संख्याएं मेरे बच्चे बहुत सारी संख्या और इनका एवरेज है ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ एन संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप कहेंगे n × ए। भाई सम निकालने का सीधा फंडा है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा एन ए। अब कहता है अगर हर संख्या में, नहीं पहली संख्या में 2 जोड़ दिया, दूसरी में 4 जोड़ दिया, तीसरी में 8 जोड़ दिया, तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो अगली में क्या जोड़ेगा? 16, उससे अगली में क्या जोड़ेगा? 32। और कहता है अगर हम इसी प्रकार हर संख्या में जोड़ते रहे तो नया औसत क्या होगा? तो भैया जो ओरिजिनल डाटा था उनका सम था एन ए। अब जो नए डाटा उसमें पहले में 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 8 बढ़ाया, फिर 16 बढ़ाया, फिर 32, इस तरह एन डाटा तक बढ़ाते गए। तो ये कितना इंक्रीज हुआ इसको अलग से निकाल लो। तो इसके योग निकालने का सूत्र हुआ मेरे बेटे, फर्स्ट टर्म है ए और इसमें कॉमन रेशियो भी 2 ही है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का सूत्र हो जाएगा ए का मतलब 2 इंटू आर, आर का मतलब 2 रेज़ टू पावर n-1/r-1। तो आएगा 2 गुना में 2 की पावर n-1। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भाई को दिक्कत नहीं? तो अब नया जो योग आ जाएगा वो na जमा 2 गुना में 2 की पावर n-1 आ जाएगा। ये हो जाएगा नया योग। और नया एवरेज निकालना है तो क्या करो भाई, आंकड़े तो अभी भी n ही है, बस हर आंकड़े में कुछ कुछ चेंज किया था तो चेंज हमने निकाल दिया, तो नया सम इतना हो गया, नंबर ऑफ डाटा इतना ही मेरा एवरेज है। तो na + 2 × 2 रेज़ टू पावर n-1, ऑप्शन ए मेरा आंसर। ठीक है जी, मैं इसका शॉर्टकट भी करके आपको सिखा सकता हूं कि मैं कोई वैल्यू ले लूं, n की वैल्यू कोई सीरीज अपनी तरफ से बना लूं, फिर रख दूं, लेकिन सिंपल डाटा आप सिंपली समझ जाइए। ये सवाल हूबहू ऐसा ही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है। अगर मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या ए बी और मैं इसके अंकों का डिजिट रिवर्स कर दूं, रिवर्स द डिजिट, यानी डिजिट की पोजीशन को रिवर्स कर दिया। जैसे मान लीजिए 53 लिखा है तो अंकों को पलट के मैंने 35 लिख दिया, ऐसे बात हो रही है। तो मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू की थोड़ी सी समझ हमें होनी चाहिए कि ए बी है तो इसको हम लिखते हैं tan a 10 गुना 2.5 का अंक जमा 1 अंक। ये बी ए है तो 10
गुना दाई का अंक जमा इकाई का। यहां तक की बात आई समझ में। तो दो नियम है क्या कि अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ हमेशा होगा 10 ए जमा ए 11 ए और 10 बी जमा बी 11 बी। 11 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। तो किन्हीं दो संख्याओं का जो योग है, मतलब कोई संख्या है अगर हम उसके डिजिट रिवर्स कर दें, पलट दें और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो योग हमेशा ही 11 से भाग जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो 10 ए में से ए गया 9 ए और 10 बी में से बी गया 9 बी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं 9 कॉमन ले लूं तो यहां बचा ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे लल्ला ये हुआ कि किन्हीं दो संख्या, मतलब किसी संख्या के अगर मैं डिजिट रिवर्स कर दूं, पलट के लिख दूं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही 9 से भाग होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 9 से भाग होगा। दो संख्याओं को पलटेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस हमेशा ही 9 से भाग होगा। क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं है? योग हमेशा 11 से भाग होगा और डिफरेंस हमेशा ही 9 से भाग होगा। ऐसा ही 3 अंकों में भी होता है। अगर ये 3 अंकों की संख्या है, पलटूंगा तो CBA बनेगा। जैसे 2 5 3 है, 2 5 6, तो पलटूंगा तो 6 5 2 रहेगा। तो इसको देखोगे तो ये आएगा 100A प्लस 10B प्लस C। डिजिट रिवर्स करोगे तो 100C प्लस 10B प्लस A। माइनस करोगे तो 100 में से A गया 99 है, 10 से 10 गया, 100C में से C गया 99C। 99 कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां माइनस आया A माइनस C। हाँ जी, एक बात ध्यान रखना क्या कि जब भी किसी 3 अंक की संख्या के अंकों को पलट देंगे और फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो हमेशा ही 99 गुना ए माइनस यानी 99 का मल्टीपल होगा। यानी डिफरेंस हमेशा 99 से भाग जाएगा और अगर दो संख्याएं हैं ना, दो अंकों की संख्या है, तो डिफरेंस हमेशा ही 9 से भाग जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल अब मैं इन सवालों में करूंगा। कह रहा जी 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात किया गया। मान लीजिए 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ए था। कहता है जी बाद में पता चला यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, अंकों को बदल दिया जाए मतलब इंटरचेंज कर दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए। यदि एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। अब नया जो औसत है वो 3.6 बढ़ गया। तो मेरे बेटे ऐसे सोचो, अगर कोई नंबर था, मान लीजिए ए बी कोई नंबर था, अगर इसका इंटरचेंज करने के बाद भी ए बी ही रहता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मान लो कोई संख्या 55 थी, अगर मैं इसका डिजिट भी चेंज करता तो भी 55 ही रहती, तो औसत में कोई प्रभाव आता? बिल्कुल नहीं आता। वही बच्चा छोड़ के गया, नया आ गया, वही सेम सवाल है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर जो नंबर गया और उसके बदले बड़ा नंबर आया तो औसत बढ़ेगा, और जो गया उसके लिए कम वैल्यू वाला नंबर आया तो औसत घटेगा। मान लो 53 गया और इसका डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो 35 आया, तो हमें नुकसान होगा, यानी औसत घटेगा। और अगर मान लीजिए 38 था, 38 गया और उसके बदले हमने 83 लिख दिया तो औसत बढ़ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर आ गया। तो हमें यह देखना है कि जितना था अगर उतना ही रहता बदल के तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कह रहा है कि जब बदला तो अंकों जो बदला तो औसत 3.6 बढ़ गया, तो यानी हर नंबर को 3.6 नंबर मिल गए। तो नंबर कितने? 10। यानी अंक बदलने से हमें 36 का फायदा हो गया। यानी जो नंबर था पहले वाला और जो बाद में नंबर आया उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 36। उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 36। और मैंने कहा कि दो अंकों की संख्या को आपस में बदलोगे, डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा 9 इंटू ए माइनस बी आएगा। तो ये आएगा मेरे बच्चे 9 दोनों, यानी ये संख्या थी मान लीजिए ए बी, ये पलट दी हमने बी ए, तो डिफरेंस आएगा 9 इंटू ए माइनस बी, ये है 36। तो इसका मतलब ये है कि 9 से काटोगे तो अंकों का जो अंतर है, दोनों अंकों के बीच का अंतर वो 4 ही आएगा। वो बी माइनस ए हो सकता है, ए माइनस बी हो सकता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे सवालों में सीधा जितना डिफरेंस आया उसे 9 से भाग दे तो आंसर आ जाएगा। जैसे यहां देखें, प्रशांत 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाते हैं जिसके कारण औसत 1.8 घट जाता है। यानी हर संख्या में 1.8 की कमी हुई। तो 10 संख्याएं थी, 10 संख्याओं में कितने का गैप हुआ? 18 की कमी। तो 18 की कमी हुई, यानी उन दोनों संख्याओं में 18 का डिफरेंस था। कौन सी दो संख्याओं में? जिसके डिजिट रिवर्स की, यानी ए बी और बी ए में। तो कह रहा अंकों का अंतर बताओ। तो अंकों का अंतर निकालने के लिए किससे भाग दो? 9 से। तो 9 दूनी 18, यानी अंकों का अंतर था 2, क्योंकि आंसर होता है 9 इंटू में ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ डिजिट बराबर ये था, तो 9 ले जाएंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। अब यहां कह रहे छात्र 3 अंकीय 10 संख्याओं का औसत निकालता है। वह गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है जिससे उसका औसत 19.8 बढ़ जाता है। यानी 19.8 का इंक्रीज हो गया हर एक नंबर में, और नंबर कितने हैं? 10। तो डिजिट बदलने से 198 का डिफरेंस आया। और मेरे बच्चे 3 अंकों की अगर संख्या है तो डिजिट का डिफरेंस देखोगे तो 99 इंटू ए माइनस सी आएगा। और ए और सी कौन सा है मेरे बेटे? पहला और आखिरी अंक। ध्यान रखना, ए और सी पहला और आखिरी अंक, इकाई और सैकड़े का अंक है, इकाई और सैकड़े का अंक है। तो यहां उसने यही पूछा है कि भाई तो संख्या के इकाई और सैकड़े के स्थान के अंकों का अंतर ज्ञात करो। तो भैया ये होगा 99 इंटू ए माइनस सी। ऐसा करो मत, मन ही मन में ध्यान रखो कि हमेशा 99 से भाग जाना है। तो 99 से भाग दोगे क्या है? तो यानी इकाई और सैकड़े के अंकों के बीच का अंतर 2 है। सिंपल पॉइंट पकड़ो। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।